जुलाई में मॉनसून के साथ इस बार एक चीज़ और देखने को मिली और वो है यूनियन बजट। हाय, आई एम राहुल। In this video, we will try to decode nuances of budget. If you are an UPSC aspirant, SSC aspirant, or preparing for any other competitive exam, this video is made for you. Before dive into the key features of budget 2024-25, let's see the constitutional provisions related to budget. कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कोई वर्ड मेंशन नहीं है। आर्टिकल 112 में एक वर्ड देखने को मिलता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमनली इसी को हम बजट बोल देते हैं। एक आम इंसान के लिए या किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बजट को जानना क्यों ज़रूरी होता है, चलो देखते हैं। मान लीजिए आपके घर वालों ने आपको 100 रुपये दिए, अब वो 100 रुपये का हिसाब भी मांगते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। सो इट इज़ आर राइट कि हमको पता हो कि जो पैसा हमने गवर्नमेंट को दिया है वो किस तरीके से खर्च हो रहा है। 23 जुलाई सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण जी अपनी स्पीच ये कहकर स्टार्ट करती है, The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. रिसेंटली आपने काफ़ी सारे फार्मर प्रोटेस्ट देखे होंगे या फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखे होंगे, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हो या फिर एग्ज़ाम लीक्स को लेके हो। तो इस बजट में मोदी गवर्नमेंट ने इन सारे की इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है। बजट डॉक्यूमेंट को तैयार करने की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो होती है बजट डिवीज़न की, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी ने एक रोड मैप के बारे में बात की जो कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में बहुत हेल्पफुल होगा। वहाँ पर उन्होंने 9 प्रायोरिटीज़ के बारे में बात की जिनको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बात की 4 मेजर कास्ट के बारे में, जो कि है फार्मर, गरीब, महिलाएं और युवा। इसके अलावा बजट थीम भी बताया जो कि है एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग, जो कि डायरेक्टली टारगेट करते हैं यूथ को। इसके अलावा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज के बारे में बात की और मिडिल क्लास के बारे में बात की। जो पहली प्रायोरिटी आती है वो है प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में फार्मर्स के लिए कुछ चीज़ें करने की कोशिश की गई है। पहला है ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज़ को तैयार किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि जो फसल बर्बाद हो जाया करती थी क्लाइमेट की वजह से वो ना हो। इसके अलावा आत्मनिर्भरता के बारे में बात की गई है, जो कि ऑयल सीड्स हम इंपोर्ट किया करते थे उनको इंपोर्ट ना करके कंट्री के अंदर ही उनका प्रोडक्शन किया जाए और उनको एक्सपोर्ट किया जाए। यहाँ पे ऑयल सीड्स के बारे में बात की गई है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स, सीसम, सोयाबीन और सनफ्लावर की। इसके अलावा नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। आपने अमूल देखा होगा, अमूल जिस तरीके से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसी तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर को तैयार किया जाएगा जो कि फार्मर्स की हेल्प करेगा। आगे बात करती हैं रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज़, यानी कि 109 ऐसी वेराइटीज़ को लेके आया जाएगा जो कि हाई यील्डिंग होगी, हाई यील्डिंग के साथ साथ क्लाइमेट रिजिलियंट भी होगी। तो 32 फील्ड्स के बारे में बातें की गई है। अगली चीज़ है वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। आपने देखा होगा कि सप्लाई चेन में बहुत दिक्कत आई थी कोविड-19 के टाइम पे, तो यहाँ पे एफपीओस का प्रमोशन किया जाएगा, कोऑपरेटिव एंड स्टार्टअप फॉर वेजिटेबल सप्लाई चेन फॉर कलेक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। मोटा माटी बात ये की गई है कि सप्लाई चेन के अंदर स्टार्टअप को हम बढ़ाएंगे ताकि स्टोरेज और मार्केटिंग को अच्छे तरीके से किया जा सके। इसके अलावा जो बात की गई है वो है नेचुरल फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के बारे में बातें की गई है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातें की है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है जिस तरीके से आपकी मम्मी आपको बोलती है कि बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना, उसी तरीके से अगर सोइल की हेल्थ को हमें अच्छा रखना है तो हमें उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालने, पेस्टिसाइड्स नहीं डालने। हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करना है। तो इससे 1 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा होगा, वो इसके अंदर इनरोल्ड कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ब्रांडिंग दी जाएगी अगले 2 सालों में। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर भी यहाँ पर तैयार करने की बात की गई है। दूसरा आता है श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। अब श्रिम्प क्या होता है, एक मछली होती है जिसके 10 कह सकते हैं 10
पैर होते हैं, तो उसके बारे में बात की गई है। फाइनेंसिंग फॉर श्रिम्प फार्मिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट विल बी फैसिलिटेट थ्रू नबार्ड। अब नबार्ड क्या होता है, जैसे आपका एक रेगुलर बैंक होता है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसी तरीके से फार्मर्स के लिए नबार्ड होता है, जहाँ से उन्हें फाइनेंसिंग हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ अगर उन्हें किसी भी एडवाइस की ज़रूरत होती है तो वो एडवाइस वो देते हैं। इसके अलावा गांव के अंदर अगर सड़कें बनाना हो, स्कूल बनाना हो, तो नबार्ड उसमें भी आपकी हेल्प करता है। तीसरी बात जो की गई है वो की गई है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब डिजिटल प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि लैंड है, तो लैंड के हमारे पास मेजरमेंट नहीं होती, तो यहाँ पर बोला गया है DPI फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड इन 3 ईयर्स। अगले 3 सालों में जो भी उनका लैंड होगा उसको डिजिटली स्टोर करके रखा जाएगा, जितना भी उसका मेजरमेंट होगा। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा 400 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इशुएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड बिल्कुल आपके क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड में पहले खर्च कर सकते हो फिर आपको उसका पैसा देना होता है, ऐसे ही किसान क्रेडिट कार्ड होता है जो कि जन समर्थ की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें किसान पहले से ही सारी चीज़ों को खरीद सकता है, जैसे उसको कोई एक्सेसरीज चाहिए, अपने क्रॉप के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें चाहिए उसको, जैसे बीज हो गया या फिर पेस्टिसाइड्स हो गया, तो इनके लिए वो जा सकता है, खरीद सकता है किसान क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, बाद में वो इसको पे कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड प्रायोरिटी के बारे में। अगर सेकंड प्रायोरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। यहाँ पर PM पैकेज के बारे में बातें की उन्होंने, 3 स्कीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव बताया, साथ में टोटल ये 5 स्कीम है। हम 5 स्कीम के बारे में बात करते हैं। पहली स्कीम जो है वो है फर्स्ट टाइमर्स के लिए। अगर आप पहली बार नौकरी करने के लिए जाते हो तो आपको 15,000 रुपये का वेज दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर, जो कि 210 लाख यूथ की हेल्प करेगा। सेकंड है जॉब क्रिएशन, कैसे की जाए मैन्युफैक्चरिंग में, इसके लिए फर्स्ट टाइमर से इसको लिंक्ड किया जाएगा। साथ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों को EPFO कंट्रीब्यूशन का फ़ायदा होगा फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 30 लाख यूथ। यहाँ पर बात की गई है स्कीम C के अंदर सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स को, यानी कि नौकरी देने वाले को क्या करना होगा, 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। जो भी नया बंदा आएगा नौकरी लेने के लिए उसके EPFO में कंट्रीब्यूशन करना होगा, लेकिन ये जो अमाउंट होगा वो रीइम्बर्स हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं हम स्किलिंग प्रोग्राम की, जो कि है PM पैकेज की 4th स्कीम। यहाँ पर बात की गई है कि 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा ओवर 5 ईयर्स। यहाँ पर 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट विद आउटकम ओरिएंटेशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिए, उसका आउटकम भी निकाला जाएगा। कोर्स के कंटेंट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा जो कि इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग हो। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर वीमेन के पार्टिसिपेशन को आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर सेटिंग अप ऑफ वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स किए जाएंगे इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन के साथ। लोन दिया जाएगा 7.5 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड से, और साथ में यहाँ पे बात की गई है जो कि हेल्प करेगा 25,000 स्टूडेंट को एवरी ईयर। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा उन बच्चों को जो कि हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, तो यहाँ पे 10 लाख तक का लोन उनको प्रोवाइड किया जाएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में। डायरेक्ट ई वाउचर दिए जाएंगे 1 लाख स्टूडेंट को। एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3%। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए गए और बैंक का जो लोन है वो है 8% में वो दे रहे हैं, तो यहाँ पर 3% गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, आपको सिर्फ 5% ही देना होगा। अब बात करते हैं अगली प्रायोरिटी की, जो कि है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसमें बात की गई है पूर्वोदया, विकास भी विरासत भी। एक प्लान तैयार किया गया है जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट में कवर होने वाले स्टेट्स के लिए है, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट किया जाएगा ताकि विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके। इसके अलावा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है विद डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल नोड एट गया, इसमें तैयार किया जाएगा। एलोकेशन किया जाएगा 3 लाख
करोड़ रुपए का ऐसी स्कीम्स के अंदर जो कि डायरेक्टली बेनिफिट करेगी विमेन को एंड गर्ल्स को। इसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें बोला गया है कि ट्राइबल्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो कि ख़राब होती है, ये स्कीम उसमें हेल्प करेगी। 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको हम यहाँ पर सुधारने की बात कर रहे हैं। मोर देन 100 ब्रांचेस को खोला जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बातें की। जब से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए तो तेलंगाना अपने साथ हैदराबाद को लेकर चला गया जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी। तो एक कंसर्न आंध्र प्रदेश के साथ हमेशा से जो रहा है वो यही है कि उनकी कैपिटल कैसे बनाई जाए। काफ़ी बार बात हुई 3 कैपिटल बनाने की, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। तो यहाँ पर बात की गई है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 15,000 करोड़ तक का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में होगा। कंप्लीशन ऑफ पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि इंश्योर करेगा फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, जैसे वाटर हो गया, पावर, रेलवेज एंड रोड्स के बारे में। इसके अलावा कॉरिडोर्स को बनाने के बारे में बात की गई। तो ये सारी चीज़ें हमें थर्ड प्रायोरिटी के अंदर देखने को मिली। फोर्थ प्रायोरिटी है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इसमें हमको देखने को मिला कि क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा एमएसएमईज को ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। कई बार ये होता है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हुआ, कि जो माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो ठप हो जाते हैं कि नहीं काम कर पा रहे, तो जो उन्होंने लोन लिया होता है उसको कैसे चुकाए। तो यहाँ पर स्ट्रेस पीरियड के टाइम पर क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। एक सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर देखने को मिली है वो है मुद्रा लोन्स। मुद्रा लोन्स की जो लिमिट थी वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, जो कि तरुण कैटेगरी के अंदर आता है। न्यू असेसमेंट मॉडल को तैयार किया जाएगा एमएसएमई क्रेडिट के लिए। क्रेडिट गारंटी स्कीम यहाँ पर लेके आई जाएगी एमएसएमईज के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। इनहेंस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड्स, ये बात की गई है यहाँ पर। साथ में एमएसएमई यूनिट्स फॉर फूड्स इरिडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग भी होगी यहाँ पर। इसके अलावा बात की गई है 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स को तैयार किया जाएगा अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब एक प्रॉब्लम जो आती है माइग्रेंट वर्कर के साथ बहुत ज़्यादा आती है कि वो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट के अंदर जाते हैं तो रहने की बहुत प्रॉब्लम आती है कि उनको जो हाउसिंग मिलता है उसका रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बात की गई है रेंटल हाउसिंग विद डोरमेट्री टाइप एकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन पीपीपी मोड, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन होगा। इसका मतलब ये है क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री में क्रिटिकल मिनरल्स की हमें ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर रिसाइकल किया जाएगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल टू स्पीड अप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, तो यहाँ पर बात की गई है कि जो हमारे पास ट्राइब्यूनल है उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी केसेस का निपटारा हो सके। इसके अलावा यहाँ पर आपको पीएम पैकेज में 5वीं स्कीम जो है वो देखने को मिलेगी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर बात की गई है कि 500 टॉप कंपनीज के अंदर 1 करोड़ जो हमारे यूथ है उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। साथ में उनको 5,000 पर मंथ का इंटर्नशिप अलाउंस दिया जाएगा और एक वन टाइम का 6,000 असिस्टेंस किया जाएगा थ्रू द सीएसआर फंड। सीएसआर फंड का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारे कॉरपोरेट्स होते हैं उनसे कुछ फंड लिया जाता है जो कि सोशल काम के लिए लगाया जाता है। अगला हमारा जो प्रायोरिटी है डेट इज़ अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट में पहली बात जो की गई है वो है स्टैम्प ड्यूटी की। अब स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, देखो ये स्टेट का मैटर होता है, तो स्टेट के लिए बोला गया है कि स्टेट को इनकरेज किया जाएगा कि अगर विमेन किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए जाती है तो जो स्टैम्प ड्यूटी रेट होता है उसको कम किया जाए। स्ट्रीट मार्केट के बारे में बात की गई है कि 100 वीकली हट्स को तैयार किया जाएगा ताकि जो हमारे वेंडर्स होते हैं, जो हमारे ठेले वाले होते हैं,
उनको कोई परेशानी ना आए। इसके अलावा बात की गई है यहाँ पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की, यानी कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर 14 लार्ज सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा जिससे कि 30 लाख पॉपुलेशन को फ़ायदा होने वाला है। वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है, यहाँ पर प्रमोट करेंगे वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एंड सर्विस फॉर 100 लार्ज सिटीज़ थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट। अगर हाउसिंग नीड्स की बात की जाए तो पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 है हमारे पास। इसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को एड्रेस किया जाएगा और इसके अंदर जो पैसा डाला जाएगा वो है आपका 10 लाख करोड़। इनेबलिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन फॉर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट विद इनहेंस्ड अवेलेबिलिटी विल ऑल्सो बी पुट इन प्लेस। तो इसको करने की भी बात यहाँ पर की गई है। जो हमारी 6 प्रायोरिटी आती है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। अब एनर्जी सिक्योरिटी में आपको देखने को मिलेगी पहली चीज़ इनिशिएटिव विद प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर किसी भी प्राइवेट कंपनी को आप लेके आओ, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए सोच रही है और साथ में वो सेटअप करेगी भारत स्मॉल रिएक्टर्स। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, जो आपको बड़े बड़े पावर कट्स देखने को मिलते हैं वो पावर कट्स कम हो जाएंगे। R&D ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में काम करने का सोच रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट है सरकार की और उस डायरेक्शन में सरकार जाने का सोच रही है। पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी, यानी कि एक ऐसी पॉलिसी को लेके आया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज की जा सके ताकि उसका फैसिलिटेशन जो हो वो स्मूथ तरीके से किया जा सके। इसके अलावा जो हमारा NTPC है, भेल है, वो क्या करेंगे, एक जॉइंट वेंचर करेंगे जो कि 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट होगा। ठीक है, AUSU थर्मल पावर प्लांट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा एनर्जी ऑडिट, इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टू क्लीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि क्लीनर एनर्जी की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट इन 60 क्लस्टर, नेक्स्ट फेज एक्सपेंस टू 100 कलेक्टर। पहले 60 में किया जाएगा, सेकंड फेज में 100 में किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ फ्री दिए जाएंगे और इससे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स जो होंगे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करेंगे। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं, 14 लाख एप्लीकेंट्स है इसके अंदर। बात करी जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये हमारी 7वीं प्रायोरिटी है। इसके अंदर बोला गया है कि प्रोविज़न ऑफ 11,11,111 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका 3.4% ऑफ GDP को इन्वेस्ट किया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ आपके स्टेट्स को दिए जाएंगे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, किस लिए, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब ये जो यहाँ पर लोन दिया जाता है ये इंटरेस्ट फ्री दिया जा रहा है और ये ऐसे नहीं होता कि 2-3 साल के लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका 30-40 साल के लिए। इसके अलावा बात की गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम से चली आ रही है। इसमें क्या होगा कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी किया जाएगा 25,000 रूरल हैबिटेशंस को। इसके अलावा बात की गई है इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन के बारे में। आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा फ्लड हमको आसाम के अंदर भी देखने को मिली, तो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई है। प्रोजेक्ट्स विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 11,500 करोड़ सच एज द कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक एंड 20 अदर ऑनगोइंग एंड न्यू स्कीम्स। असिस्टेंस की बात की गई है यहाँ पर फ्लड मैनेजमेंट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट इन आसाम, सिक्किम एंड उत्तराखंड। आपने देखा था कि आसाम के अंदर फ्लड आया, सिक्किम के अंदर फ्लड आया, उत्तराखंड के अंदर आया, तो फ्लड मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। असिस्टेंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी सेम चीज़ हमको देखने को मिली थी। अब बात करते हैं टूरिज़्म के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट है। अब यहाँ पर बात की गई है डेवलपमेंट ऑफ विष्णु पर टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, जो कि किसकी तर्ज पर बनाया जाएगा, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर राजगीर के बारे में, जो कि
रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है हिंदूज़ के लिए, बुद्धिस्ट के लिए एंड जैन्स के लिए। नालंदा जो कि बिहार में पड़ती है उसको दोबारा से उठाया जाएगा, ग्लोरियस जो इसका स्ट्रेचर हुआ करता था उसको फिर से वापस लेके आया जाएगा। असिस्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ उड़ीसा सीनिंग ब्यूटी, उड़ीसा के अंदर टेम्पल, मोन्यूमेंट्स, क्राफ्टमैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल लैंडस्केप एंड प्रिस्टन बीचेस मेकिंग इट एन अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन, तो उसके लिए यहाँ पर असिस्टेंस दी जाएगी। 8वीं प्रायोरिटी के बारे में बात करते हैं जो कि है अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फंड फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि रिसर्च बहुत कम देखने को मिलती है। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इनोवेशन एट कमर्शियल स्केल विद अ फाइनेंशियल पूल ऑफ 1 लाख करोड़। स्पेस इकोनॉमी के बारे में बात की गई है जो कि एक वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1000 करोड़ इज टू बी सेटअप। कहा जाता है कि दो ही चीज़ है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक, पहला है आपका स्पेस, दूसरा है आपका ओशियन। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इन दोनों सेक्टर्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं 9th प्रायोरिटी की जो कि है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की। इसमें बात की गई है रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस क्या क्या लिए जाएंगे। तो एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और जिसको बोला जाता है भू आधार फॉर ऑल लैंड्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटलाइज विद जीआईएस मैपिंग। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको देखना है अपने लैंड को किसी रिकॉर्ड के अंदर, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर, तो उसके लिए बहुत सारी फाइल्स को अपने को इधर उधर करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हम डिजिटलाइजेशन करेंगे इनका। डिजिटलाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रियल मैप्स किया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री की जाएगी और यहाँ पर सर्वे किया जाएगा। सब डिविजन्स, मैप सब डिविजन्स एज पर करंट ओनरशिप। बात करते हैं टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस की, यानी कि इन्हेंस किया जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट एडेप्शन एंड मिटिगेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है उनके लिए जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उसको हम इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें यहाँ पर बात की गई है एफडीआई एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की, सिंप्लीफाई किया जाएगा, फैसिलिटेट एफडीआईज के लिए, प्रमोट किया जाएगा इंडियन रुपीज़ को, आई एम रिपीटिंग, इंडियन रुपीज़ को प्रमोट किया जाएगा एज अ करेंसी फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। एनपीएच वात्सल्य के बारे में बात की गई है जो कि है कि अगर आप पेरेंट है या गार्डियन है तो माइनर का जो अकाउंट होगा उसमें आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ डेटा गवर्नेंस के बारे में बात की है, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा। एक यहाँ पर जो बात की गई है वो है न्यू पेंशन स्कीम जो कि हेल्प करेगी, प्रोटेक्ट करेगी कॉमन सिटीजन को, एक सॉल्यूशन होगा डेट एड्रेस रेलेवेंट इश्यूज। इसके बाद यहाँ पर है रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशंस, यानी कि आपको अपनी इकोनॉमी को अगर रोबस्ट बनाना है, मजबूत बनाना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इम्प्रूवमेंट इन करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर 23 तक देखोगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है जो आपका करंट ईयर चल रहा है उसमें कितना आप घाटे में हो। तो यहाँ पर देखो ये आपको परसेंटेज वाइज यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24 में ये आपको कम देखने को मिल रहा है। इंडिया ग्रो एट 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। एक्सपेंशनरी पीएमआई इंडेक्स के बारे में बात की है, डिक्लाइन इन ग्रोस एनपीएज ऑफ एससीबीज के बारे में बात की है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिक्रीजिंग फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट अगर ज़्यादा हो तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो कंट्री है वो उसने बहुत ज़्यादा उधार लिया हुआ है, तो इससे जो बाहर की इन्वेस्टमेंट आती है वो लोग कतराते हैं कि हमको इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप देखोगे कि फिजिकल डेफिसिट है उसमें जब कोविड का टाइम आया था फाइनेंशियल ईयर 21 में आप देखोगे कि 9.2% का फिजिकल डेफिसिट देखने को मिला था, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कम किया है। ये जितना ज़्यादा कम होता जाएगा उतना ही इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। आप फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखोगे 6.7 रह गया, फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.4 और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.6 आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे इन्फ्लेशन को टेम करने की बात की गई है, तो यहाँ पर 2023 के जो हमारे पास नंबर्स है वो है 5.4, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पहले 6.2 था, उसके बाद 5.5, 6.7, 5.4।
तो ये भी इन्फ्लेशन को टेम करने की बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं टैक्स प्रपोजल्स की। तो सिंप्लीफिकेशन इन टैक्सेस की बात की गई है। सबसे पहले है रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये इनकम टैक्स एक्ट जो है वो काफ़ी पुराना चला हुआ आ रहा है, हो सकता है कि इसको नया भी लेके आया जाए, तो इसको रिव्यू किया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटीज़ एंड टीडीएस, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाएगी। लिटिगेशन एंड अपील, डीपनिंग दी टैक्स बेस, और जो आपका टैक्स बेस होगा उसको बढ़ाया जाएगा। देखो ये बोला जाता है कि आप जितने कम लोगों से ज़्यादा टैक्स लोगे उससे अच्छा है कि आप टैक्स रेट को घटा दीजिए और आपका जो टैक्स बेस है उसको ब्रोडन कर दीजिए, यानी कि टैक्स लेने वाले लोगों को ज़्यादा कर दीजिए जिनसे आपको टैक्स लेना है, यानी कि उनको टैक्स ब्रैकेट में आप लेके आइए, और टैक्स का जो रेट है उसको घटा दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी प्रपोजल्स के बारे में बताया गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ रेट स्ट्रक्चर फॉर ईज ऑफ ट्रेड, रिमूवल ऑफ ड्यूटी इन्वर्जन एंड रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो कस्टम ड्यूटी कहाँ कहाँ पर चेंज की गई है वो हम देखते हैं, और साथ में किसको इसका बेनिफिट मिलने वाला है वो भी देखते हैं। तो कैंसर की जो मेडिसिन्स होती हैं, अब कस्टम में आपको बता देता हूँ कि जब आप बाहर से कोई भी सामान को इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर लेके आते हैं तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो कस्टम ड्यूटी लगने के बाद इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है उसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। तो अब अगर सरकार किसी भी कस्टम ड्यूटी का रेट घटा देती है या फिर कस्टम ड्यूटी को हटा ही देती है तो आपको वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर सस्ते देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर फुल्ली एग्जाम्ड 3 मोर कैंसर मेडिसिन, इससे पहले भी कैंसर्स की जो मेडिसिन थी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कस्टम ड्यूटी फ्री किया था, लेकिन यहाँ पर 3 मेडिसिन हो रहे हैं जिनको फुल्ली एग्जाम्प्ट कर दिया है, तो इससे अफोर्डेबल मेडिसिन मिलेगी लोगों को। इसके बाद हम देखते हैं रिड्यूस बीसीडी। बीसीडी का मतलब होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी टू 15% ऑन मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पीसीबीए एंड चार्जर्स, यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटा दिया है, 15% तक कर दिया है। इससे मोबाइल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आने वाले टाइम में आपको चार्जर के जो रेट होंगे वो भी सस्ते देखने को मिलेंगे, पीसीबीए उसके रेट और मोबाइल फ़ोन के रेट भी आपको सस्ते देखने को मिलने वाले हैं। रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू 6% एंड प्लेटिनम टू 6.4%। इसका मतलब है कस्टम ड्यूटी घटाई है तो आपको आने वाले टाइम में जो गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम है वो भी आपको थोड़ा सा सस्ता देखने को मिलेगा, जिससे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होगा। रिड्यूस बीसीडी ऑन श्रिम्प ऑफ फिश फीड टू 5%। श्रिम्प के बारे में हमने बात की थी अपनी पहली प्रायोरिटी के अंदर, जहाँ पर हमने देखा था कि श्रिम्प के लिए चीज़ें की जाती है। श्रिम्प एक मछली होती है जो कि 10 पैर वाली होती है, तो वहाँ पर फिश फीड टू 5%, यानी कि उसको रिड्यूस करके 5% तक कर दिया गया है। ये क्या करेगा, इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस इन मरीन एक्सपोर्ट। इसके बाद एग्जेम्प्टेड मोर कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स एंड पैनल्स, यहाँ पर एग्जेम्प्ट किए गए हैं। सपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि एनर्जी के लिए हमारे पास एक प्रायोरिटी हमने देखी थी जहाँ पे हमने बात की थी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। फुल्ली एग्जेम्प्ट कस्टम ड्यूटी ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में भी हमने बात की थी, जैसे मोबाइल फ़ोन जैसी इंडस्ट्री के अंदर इन मिनरल्स का यूज़ किया जाता है, तो अगर इनको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया है तो बूस्ट टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर, यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स के बारे में बात करते हैं। टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन्स। तो यहाँ पर बात की गई है रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन्स की। तो स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है उसके रेट को भी बढ़ाया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट को भी बढ़ाया गया है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपनी रखते हो, और लेस देन 1 ईयर होता है आपका शॉर्ट टर्म वाला। शॉर्ट टर्म गेन्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट 20% टैक्स रेट कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म गेन्स ऑन ऑल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स टू अट्रैक्ट अ टैक्स रेट ऑफ 12.5%। इसका मतलब क्या है, देखो पहले हमको समझना होगा कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। आपकी जो भी कैपिटल होती है वो आपका घर हो सकता है, आपके स्टॉक्स हो सकते हैं, आपकी कोई लैंड हो सकता है,
इसके ऊपर लगने वाला टैक्स। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा, मान लीजिए वो 100 रुपये का स्टॉक है, उसके बाद आपने उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया 50 रुपये का, तो 50 रुपये के ऊपर लगने वाले टैक्स को हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो इसको भी बढ़ाया गया है यहाँ पर, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन फाइनेंशियल एसेट टू 1.25 लाख पर ईयर, यानी कि इतने तक का अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, अबॉलिश एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स। एंजल टैक्स का मतलब क्या होता है, इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जब हम नया एक स्टार्टअप खोलते हैं तो वहाँ पर हमको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर ये होता है कि वो छोटा छोटा अमाउंट बहुत सारी कंपनी उसके अंदर लगाता है। अब मान लीजिए कि मैं जाके एंजल इन्वेस्टर से 1 लाख रुपए लेके आया, तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो होता था एंजल टैक्स। अब इसको एबोलिश कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सिंपलर टैक्स रिजीम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज, प्रोवाइड फॉर सेव हार्पर रेट्स फॉर फॉरेन माइनिंग कंपनीज, ये भी आपको देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फ्रॉम 40% टू 35%, यानी कि फॉरेन कंपनीज के ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता था उसको भी 5% से यहाँ पे घटा दिया गया है। अब ये है सबसे कम की चीज़ जो है वो एक हमारी सिंप्लीफाई न्यू टैक्स रिजीम। आपको 2 टैक्स रिजीम देखने को मिलेगी, एक आपकी पुरानी टैक्स रिजीम चल रही है और एक नई टैक्स रिजीम चल रही है। पुरानी वाली टैक्स रिजीम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है पर्सनल इनकम के, लेकिन यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया गया है। अगर आप 0 से लेके 3 लाख तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 से 7 लाख कमाते हो तो 5% टैक्स है यहाँ पर। 7 से 10 लाख कमाते हो तो 10% टैक्स देना होगा। 10 to 12 लाख है 15% टैक्स, यानी कि ये टैक्स स्लैब है जो कि नई रिजीम वाली है। ठीक है, आप चाहो तो पुरानी वाली को फॉलो कर सकते हो, उसके अंडर टैक्स दे सकते हो, आप चाहो तो नई वाली को, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम को इनकरेज नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर आप टैक्स को देखोगे तो वहाँ पर ये जो इनकम दी गई है यहाँ पर, जैसे 0 से 3 लाख तक की है कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहाँ पे ये 0 से 2.5 लाख तक है, तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। अगर आप 12 से 15 लाख कमाते हो तो आपको 20% टैक्स देना होगा। 15 लाख से ऊपर वाली जो इनकम है वहाँ पर 30% टैक्स देना होगा। एक बात जो यहाँ समझने वाली वो ये है कि मान लीजिए अगर मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ या फिर मैं 15 लाख रुपए कमाता हूँ, तो क्या मेरे को 20% देना होगा? 20% का मतलब है क्या मुझे 3 लाख रुपए दे देने होंगे? तो आंसर है नहीं। ये 15 लाख काउंट कैसे होगा? ये काउंट ऐसे होगा 0 से 3 लाख यानी कि कोई टैक्स नहीं, यानी कि 15 लाख में से आपके 3 लाख हटा दो जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर 3 से 7 लाख की जो आपकी इनकम होगी उस पर 5% टैक्स लगेगा, और इसके बाद 7 से 10 लाख की इनकम होगी उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जाता कि डायरेक्टली आप यहाँ 15 लाख पे आए और 20% 3 लाख हो गया, नहीं। 0 से 3 लाख को हटा दिया जाएगा बिल्कुल, 3 से 7 के बीच में 5% लगेगा, 7 से 10 पे 10% लगेगा और आप इनको ऐड ऑन कर दोगे। तो इस तरीके से हमारा ये किया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलराइड एम्प्लॉयड इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 75,000 कर दिया गया है। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन जो है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि 15,000 से 25,000। तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा होने वाला है कि आपकी जो लिमिट थी उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पैसे गवर्नमेंट के पास आते हैं वो कहाँ से आते हैं और उनको खर्च कहाँ कहाँ पर हमारी गवर्नमेंट करती है। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो इस 100 रुपीज़ में से 27% जो पैसा आता है वो आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो उधार लेती है। इसके अलावा 9% अगर आप देखोगे नॉन टैक्स रिसीट से आता है, 1% नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आता है, कस्टम से 4% आता है। यानी कि इसको हम ऐसे लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 रुपये गवर्नमेंट के पास आता है तो उसमें 27% वो उधार लेती है। उन 27% का मतलब 27 रुपये वो उधार लेती है, 19 रुपये वो इनकम टैक्स के थ्रू कमाती है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से वो 5 रुपये कमाती है, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से वो 18 रुपये कमाती है, 17 रुपये वो कॉरपोरेशन टैक्स से कमाती है, 4 रुपये कस्टम से कमाती है, 1 रुपया नॉन डेट कैपिटल रिसीट से कमाती है और नॉन टैक्स रिसीट से वो 9 रुपये कमाती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है वो
इन रिसोर्सेज से आता है। अब बात करते हैं कि जो पैसे आ गए अब ये जाते कैसे हैं, कहाँ कहाँ पर जाते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर वही 100 रुपये हमारे पास है जो गवर्नमेंट ने कमाए हैं, तो वो 19 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट देने में निकाल देंगे। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ देनी पड़ती है, हम इस गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बोरो किया था। जैसे ये गवर्नमेंट बोरो करती है ना, हर एक गवर्नमेंट दुनिया की बोरो करती है, क्योंकि तभी हमको फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है, क्योंकि जितना पैसा आप कमाते हो उससे ज़्यादा आपको हमेशा लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ में 27% जो है वो पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए उधार लेना पड़ रहा है। तो इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी उधार लिया था, तो इसके लिए इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। तो वहाँ आप 100 रुपये में से 19 रुपये का आप इंटरेस्ट पेमेंट कर दोगे। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, इसमें आप 16 रुपये खर्च कर दोगे। 6 रुपये आप सब्सिडीज़ में दे दोगे, अलग अलग तरीके की सब्सिडीज़, जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाती थी पहले, ठीक है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी, जैसे सोलर पे सब्सिडी दी जाती है तो 6 रुपये सरकार यहाँ पे खर्च करेगी, 8 रुपये डिफेंस पे खर्च कर देगी। ये हम 100 रुपये के मान के चल रहे हैं। 21 रुपये स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, यानी कि जो एक पूल होता है उस पूल में से स्टेट को भी टैक्स का जो पैसा कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देना पड़ता है स्टेट को, तो 21 रुपये वहाँ पर दे देगी। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 9 रुपये वहाँ पर देगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8 रुपये दे देगी, अदर एक्सपेंडिचर में 9 रुपये दे देगी, पेंशन में 4 रुपये दे देगी। तो आपको ये पता चलता है कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से कमाती है और कहाँ कहाँ पर वो इसको देती है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स की। ये करोड्स में बात की गई है कि 4,54,773 करोड़ डिफेंस के अंदर हम देंगे। रूरल डेवलपमेंट में 2.65 लाख करोड़। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में जो खर्च करेंगे वो है 1.51 लाख करोड़। होम अफेयर्स में 1.50 लाख करोड़। एजुकेशन में 1.25 लाख करोड़। IT एंड टेलीकॉम में 1.16 लाख करोड़। हेल्थ के अंदर 89,287 करोड़। एनर्जी में 68,000 के आसपास। सोशल वेलफेयर में 56,000। इसके अलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा 47,559। एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा MG नरेगा एक स्कीम है जिसके अंदर आपको गारंटी दी जाती है कि आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो वहाँ पर बजट का एस्टीमेट जो है वो है 60,000 का और 2023-24 का बता रहे हैं, और यहाँ पर कंपेयर हम कर रहे हैं 24-25 का। तो यहाँ पर क्या है 60,000, इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया 86,000। ऐसे ही आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हो गया, PLI फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे ये, यानी कि अच्छी बात है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 3,000 से यहाँ पर 6,903 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सोलर पावर है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाती है कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में सोच रही है, और अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर इन्हीं डायरेक्शन में चीज़ों को लेके जाना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में देखोगे आपकी 180 से यहाँ पर 1500 कर दिया गया है इसको। लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम, तो 1,300 करोड़ से 3,849 करोड़। अब बात करते हैं रिसीट्स की। तो रिसीट्स आपको दो तरीके की यहाँ पर देखने को मिलती है, एक होती है रिवेन्यू रिसीट, एक होती है कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट समझने की कोशिश करते हैं पहले। कैपिटल रिसीट्स, अब देखो आपको रिसीट्स के अंदर और एक्सपेंडिचर के अंदर ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं रिसीट्स, यानी कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू रिसीट है। रिवेन्यू रिसीट का मतलब है कि जो सरकार रोज़मर्रा से पैसे निकाल के लेके आ रही है, रिसीट्स हो रही है उसको। जैसे कि हमारा जैसे आप बाइक पे जा रहे हो, आपके पास आपका चालान कट गया, तो वहाँ से गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे आए, तो इस तरीके से ये होता है रिवेन्यू रिसीट, जो कि 24-25 में इसका जो बजट एस्टीमेट लगाया गया है वो है 31.3%। कैपिटल रिसीट की बात करें, कैपिटल में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो हमको पैसे कमा के देता है। मान लीजिए आपने एक अपार्टमेंट बनाया, उसको किराए पे चढ़ा दिया, तो वो क्या है आपका कैपिटल एसेट है, वो आपको पैसे कमा के देगा। तो यहाँ पर भी कैपिटल रिसीट से आप देखोगे कि बजट एस्टीमेट है कि इतना 16.9 लाख करोड़ हमको आने वाला है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कितना करने वाले हैं, 37.1 लाख करोड़ हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करने वाले हैं।
अब ये कहाँ कहाँ पे खर्चा होता है, ये स्कीम्स के अंदर खर्चा होता है, रोज़मर्रा की जो लाइफ होती है उसमें खर्चा होता है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमेशा याद रखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको पूछे कि कौन से वाला अच्छा होता है, तो आपको हमेशा बोलना है कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो आपको पैसे कमा के देता है। तो इसको हमारा देखोगे 2023-2024 में जो री एस्टिमेट किया गया था वो 12.7 था, लेकिन बजट एस्टिमेट 24-25 में जो किया गया है वो है 15 लाख करोड़, जो कि पहले था 12.7 लाख करोड़। तो आई होप आपको ये बजट एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ उसको लिखिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।